नमस्कार साथियों, मैं भूपेश सिंह राठौर स्वागत करता हूं आपका ऑल एग्जाम प्लेस के इस लाइव क्लास में। आपकी जैसे कि डिमांड थी, लाइव क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। फटाफट अपने सभी साथियों को इसमें ऐड कर लें, शेयर कर दें, अपने स्टेटस पर डाल दें, सभी दोस्त हमसे जुड़ सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एमपी जीके की क्लास है। मध्य प्रदेश से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं वो सभी प्रश्न यहाँ पर कवर होंगे। टॉपिक वाइज में लेकर चल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है, हमारा टॉपिक कौन सा है भैया? तो याद रखना, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति व प्राकृतिक प्रभाव, यानी कि जो ज्योग्राफी वाला जो पार्ट होता है, एमपी का जो ज्योग्राफी पार्ट है उसमें हम चल रहे हैं। और उसमें भी कौन सा वाला चैप्टर लेकर? मध्य प्रदेश की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो समय नहीं गवाएंगे बिल्कुल भी और स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला आज का हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं, पहला क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाई जाने वाली धारवाड़ सेल समूह को किस सीरीज की संज्ञा दी जाती है या किस नाम से इसको जो है जाना जाता है? क्लियर है? तो याद रखना है, क्वेश्चन बड़े ध्यान समझना, क्योंकि यही जो सीरीज है अलग अलग जिले में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। वो आपसे पूछना चाह रहा है एग्जामिनर कि भाई किस जिले में उसको किस नाम से जाना जाता है। तो अभी जो प्रश्न में क्या जिला दे रखा उन्होंने कि बालाघाट जिले में जो धारवाड़ सेल समूह पाए जाते हैं उसको किस सीरीज के नाम से जाना जाता है? सौंसर सीरीज के नाम से, संकोली सीरीज के नाम से, चिपली सीरीज के नाम से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको फटाफट इसका आंसर देना है। क्या क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि जो धारवाड़ सेल समूह है मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों में पाए जाते हैं, बालाघाट है, छिंदवाड़ा है। ठीक है ना? क्वेश्चन क्या है कि बालाघाट में जो आपकी धारवाड़ सेल समूह पाए जाते हैं उसको किस सीरीज के नाम से जाना जाता है? सौंसर सीरीज, संकोली सीरीज, चिपली सीरीज, या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? चिपली सीरीज। किस नाम से पाया जाता है? चिपली सीरीज। चिपली सीरीज को आप रिलेट किससे करके रखोगे? बालाघाट से। ठीक है ना, कि चिपली सीरीज आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि चिपली सीरीज जो है वो किस जिले में पाई जाती है, तो बालाघाट जिले में जो है पाई जाती है। याद रखना। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या है, मिनरल्स यानी कि जो खनिज होते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? चिपली सीरीज जो है कहां पर पाई जाती है? आपके बालाघाट जिले में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों मुख्यतः छिंदवाड़ा व बालाघाट में धारवाड़ सेल समूह पाई जाती है। बालाघाट तथा अन्य निकटवर्ती भागों में इन चट्टानों को चिपली सीरीज की संज्ञा के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है ना? तो याद रखना भैया, चिपली सीरीज का संबंध कहां है? बालाघाट से है। किस सेल समूह की बात कर रहे हैं यहाँ पर? तो ये धारवाड़ सेल समूह की बात करते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत ज्यादा जो खनिज है वो इसी सीरीज में या इन्हीं सेल समूहों में जो है देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है ना? तो याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न आज का है कि भाई पन्ना की जो प्रसिद्ध हीरे की जो खदानें हैं वो निम्न में से किस सीरीज के अंतर्गत आती हैं? आप सभी लोग जानते हैं कि क्वेश्चन का लेवल आजकल क्या है, कोई भी एग्जाम जो है वो बढ़ा रहा है। ठीक है, जो कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते थे अब उनके थोड़े से अंदर डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि भैया हीरे की सबसे प्रसिद्ध खदानें भारत में कहां पाई जाती हैं? आपके पन्ना जिले में है। तो क्वेश्चन है कि पन्ना में जो हीरे की खदानें पाई जाती हैं वो किस सीरीज के अंतर्गत आती हैं? ठीक है ना? तो बिजावर जो है सीरीज के अंतर्गत, ग्वालियर सीरीज, सौंसर सीरीज या संकोली सीरीज के अंतर्गत पाई जाती हैं। तो इसका आपको आंसर देना है कि पन्ना में जो हीरे की खदानें हैं वो जो खदान है वो किस सीरीज के अंतर्गत पाई जाती हैं? बिजावर, ग्वालियर सीरीज, सौंसर सीरीज या संकोली सीरीज के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन ऊपर नीचे चेंज कर सकते हैं। आपको बस ये याद रखना है कि पन्ना में जो हीरे की खदानें हैं उनका संबंध किस सीरीज से है। तो इसका राइट आंसर आपका आएगा बिजावर सीरीज। ठीक है, तो हीरे की जो खदानें हैं आपकी कहां पर पाई जाती हैं? बिजावर सीरीज के अंतर्गत जो है पाई जाती है। यहीं पर उत्खनन करके हीरों का जो है निकाला जाता है। याद रखेंगे। क्लियर है? तो याद रखना कौन सी भी है? बिजावर सीरीज किससे संबंधित है? पन्ने की हीरे की खदानों से संबंधित है। कौन सी? बिजावर सीरीज। ये सीरीज जरूर याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बनाए जाते हैं। क्लियर? तो याद रखना निचले कोडप्पा सेल समूह की ऊपरी जो तय होती है उसमें बिजावर सीरीज के नाम से उसको जाना जाता है। कौन सी भी है? कोडप्पा जो सेल समूह है उनकी जो ऊपरी सतह है उसी को बिजावर सीरीज के नाम से जाना जाता है। इस समूह की चट्टानें बिजावर, पन्ना तथा ग्वालियर के निकट मिलती हैं। इनमें जो ज्वालामुखी जो विभेदन हुए हैं वहीं पर आपको क्या है? हीरे यहां पर देखने को मिलते हैं। याद रखना। ठीक है, इसके अंतर्गत पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदानें भी यहां पर पाई जाती हैं। याद रखना इसको। ठीक है, लेक्चर जब आप देखोगे तो उसमें आपको जो है डायमंड से संबंधित पूरी की पूरी महत्वपूर्ण जानकारी जो है दे दी गई है। क्या क्या प्रश्न कर सकते हैं, कौन इसकी माइनिंग करता है, कितने भैया उत्खनन में कितने हीरे अभी तक निकाले जा चुके हैं, ठीक है, कितना भंडारण है, सब चीजें वहां पर आपको दिखा दी गई है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस में
जबेरा का गुम्बद स्थित है? जबेरा का गुम्बद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। जबेरा का गुम्बद कहां पाया जाता है? कगार भूमि में, बुंदेलखंड के पठार में, मालवा के पठार में, या आपके जो है मध्य भारत के पठार में। ठीक है, जबेरा का गुम्बद जो है कहां पर पाया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण भाई, एकदम इंपॉर्टेंट समझना है इसको, आईएमपी है। जबेरा का गुम्बद कहां पर स्थित है? कगार भूमि क्षेत्र में, बुंदेलखंड के पठार क्षेत्र में, मालवा के पठार क्षेत्र में, या आपके मध्य भारत के पठार क्षेत्र में। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? जबेरा का गुम्बद कहां पर पाया जाता है? ठीक है ना, इसका राइट आंसर याद रखना, कगार भूमि क्षेत्र आएगा। राइट आंसर क्या आएगा? ए, कगार भूमि क्षेत्र। तो याद रखोगे कि कगार भूमि जो क्षेत्र है वहीं पर आपका क्या है? जबेरा का गुम्बद जो है पाया जाता है। ठीक है, प्रदेश के मध्य उच्च प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इन्हीं में से एक कगार भूमि है, जिसको हम क्या विंध्यन शैल समूह के नाम से जानते हैं, सॉरी विंध्यन क्षेत्र के नाम से जानते हैं, जिसको स्कारपलैंड भी बोलते हैं, विंध्यन स्कारपलैंड जिसको बोलते हैं। यहाँ पर जो भांडेर के पठार है, ठीक, उसके दक्षिणी की ओर चलने पर जो है जबेरा का गुम्बद मिलता है। यह गुम्बद लगभग 29 किलोमीटर लंबा और कितना 13 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? डिस्क्रिप्शन भी अच्छे से याद कर लेना, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट्स बना लेना, क्योंकि आपके मेंस में भी पूछा जाता है। ठीक है ना, अब जब आपके मेंस में पूछा जाएगा तो जाहिर सी बात है 3 मार्कर में सबसे ज्यादा संभावना होती है। तो 3 मार्कर में वो केवल आपको लिखकर कह दे देगा जबेरा का गुम्बद। तो आपको 3 डिटेल यहां पर मिल गई है कि वो कहां पर पाया जाता है, किस नाम से उसको जाना जाता है, और उसकी लंबाई और चौड़ाई जो है कितनी है। ये पूरी की पूरी आपको जानकारी यहां पर मिल जाती है। क्लियर है? तो जबेरा का गुम्बद याद रखना। ठीक है ना, चलिए, विंध्यन स्कारपलैंड के नाम से भी इसको जो है जाना जाता है, ये भी याद रखना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का भैया अपना कि निम्न में से किसे गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक कहा जाता है? गंगा, ठीक है, तथा नर्मदा का जल विभाजक। अब जल विभाजक क्या होता है आपको पता है? जब किसी क्षेत्र में अगर कोई पहाड़ी क्षेत्र होता है, ठीक है, तो उसके ढलान 2 साइड होते हैं। ठीक है, यही आपका जल विभाजक का काम करता है। ढलान एक तरफ जो है पानी इस तरफ जाएगा और एक तरफ का पानी जो है आपके इस तरफ आएगा। यहां पर कोई नदी होगी तो ये क्षेत्र का पूरा जल जो है इस तरफ आ जाएगा, यहां जो नदी होगी तो यहां का जो है पानी पूरा का इस नदी में चला जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि गंगा जो है आपको उत्तर में स्थित लंबी नदी है, ठीक है, और नर्मदा आपकी यहां पर मध्य प्रदेश के मध्य में स्थित है। तो दोनों के बीच में जल विभाजक का काम कौन करता है? कैमूर कगार क्षेत्र, भांडेर कगार क्षेत्र, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट आपको इसका आंसर देना है कि भैया कौन है जो कि गंगा और नर्मदा के बीच में जल विभाजक का काम करता है। अच्छा, एक तरफ नर्मदा नदी फिक्स रहेगी, ऊपर नदियों के नाम जो है चेंज कर सकता है। वो जो गंगा की जगह पर आपसे यमुना पूछ सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा वो आपसे जो है चंबल के नाम से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो यहां ऊपर जो नदी है, उत्तर की जो नदी है, उसके नाम चेंज कर सकता है, नीचे नर्मदा का नाम यहां पर फिक्स रहने वाला है। इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भाई यहां पर जो है जल विभाजक का काम कौन करता है? कैमूर कगारी क्षेत्र, भांडेर कगार, ठीक है, ए बी दोनों, या कौन? अच्छा, यहां पर जो राइट आंसर आपका ए और बी दोनों आएंगे, ठीक है ना, दोनों, या फिर इसको मिलाकर जो है, यानी कि इन दोनों को जो है मिलाकर इसको विंध्यन पर्वत के नाम से भी जाना जा सकता है। विंध्यन पर्वत, माला या श्रेणी, जो भी हो, ठीक है ना, पर्वतमाला या श्रेणी के नाम से। क्योंकि विंध्यन पर्वत के अगर आप उत्तर में देखोगे तो यमुना जो है नदी है, या फिर आप बात करें तो गंगा नदी आती है, ठीक है। क्योंकि यमुना यहां पर अपनी जो नदियां हैं, चाहे वो आपकी पार्वती नदी हो, चाहे आपकी चंबल नदी हो, चाहे आपकी बेतवा नदी हो, चाहे आपकी सिंध नदी हो, काली सिंध नदी हो, इन सब का पानी जाता है चंबल, चंबल से होते हुए यमुना, और यमुना से होते हुए सीधा कहां पर जाता है? गंगा बेसिन में जाता है। तो फाइनली जो बेसिन का नाम होगा गंगा बेसिन होगा। इसके दक्षिण में आपका जो है नर्मदा नदी बेसिन स्थित है, ठीक है। तो यानी कि इस पर्वत श्रेणी के उत्तरी भाग का पानी टोटल मिला के कहां जाएगा? आपके गंगा नदी में जाएगा, ठीक है ना। और इसी का जो भाग है दक्षिणी भाग, उसका पानी अलग अलग नदियों के सहारे होते हुए सीधा कहां पर आएगा? आपके नर्मदा नदी में जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जल विभाजक का काम कौन कर रहा है? विंध्यन पर्वत श्रेणी कर रही है। और इसी विंध्यन पर्वत श्रेणी के भाग है कैमूर और आपका भांडेर, ठीक है ना। तो ये किसके भाग हैं? विंध्यन पर्वत श्रेणी के हैं। तो इस प्रकार से क्या कर रहा है? जल विभाजक का काम कर रहा है। याद रखना, रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आने वाली कैमूर और भांडेर कगारों को जो है गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक कहा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला आपका प्रश्न है कि सतपुड़ा पर्वत के संबंध में सत्य कथनों को चुनिए। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? सबसे पहले जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो उसमें जो की फैक्टर जो होता है, इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है जिसके संबंध में प्रश्न बनाया है, उसको भैया हाईलाइट कर लिया करो और उसको दिमाग से मैपिंग में डाल दिया करो। जो एमपी का मैप बनाते हो, कोई भी स्टडी अपन करते हैं मैप के थ्रू करते हैं, तो मैप में जरूर डाला करो ताकि कि आपको कंफ्यूजन ना हो सके। क्लियर है? तो यहां पर हम जानते हैं मध्य प्रदेश में दो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं। एक है आपकी कौन सी? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, और दक्षिण में आपकी कौन सी है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो इसके संबंध में भैया सत्य कथनों की वो बात कर रहा है कि सतपुड़ा पर्वत की जो है लंबाई, यानी कि जो पूरी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है जो कि आपकी गुजरात से चालू होती है और मध्य प्रदेश के अंतिम छोर तक जो जाती है, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। इसकी टोटल लंबाई बता रहा है पहले पॉइंट में कि 1120 किलोमीटर की लंबाई है। दूसरी वो बात कर रहा है इसके पश्चिम में जो है राजपीपला की पहाड़ियां हैं, पश्चिमी छोर में। ठीक है, यह नर्मदा नदी के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित है। तो पहले पॉइंट पर आते हैं भैया। पहला पॉइंट बोला है कि सतपुड़ा पर्वत जो श्रेणी है उसकी लंबाई 1120 किलोमीटर है। बिल्कुल सही है, 1120 किलोमीटर लंबी है। सेकंड पॉइंट पूछता है इसके पश्चिमी भाग को जो है राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि गुजरात से लेके जो बुरहानपुर का दर्रा है, ठीक है ना, जो बुरहानपुर का, ठीक है ना, जो दर्रा स्थित है, यहां तक इसको किस नाम से जाना जाता है? राजपीपला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बीच में इसको जो है सतपुड़ा श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो यानी कि जो दूसरा पॉइंट आपको जो दिया है कि इसके पश्चिमी भाग को राजपीपला के नाम से जाना जाता है, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तीसरे पॉइंट पर आते हैं कि ये नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, ठीक है ना, और पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित है। बिल्कुल सही है, ये नर्मदा नदी के कहां पर है? दक्षिण में है, ठीक है ना, और दक्षिण में पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है। तो बिल्कुल तीनों के तीनों पॉइंट सही है, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका फाइनली कि उपरोक्त सभी कथन कैसे हैं इसके सत्य हैं। एक एक पॉइंट आप तब बता पाएंगे जबकि आप इसको क्या करेंगे? पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये जो 3 पॉइंट इन्होंने दे रखे हैं, हो सकता है कि इन 3 पॉइंट के अलावा कोई दूसरे 3 पॉइंट रख दे वो, और आपसे पूछ सकता है सत्य अथत। दूसरी बात, यहां पर सत्य है, इसको जरूर हाईलाइट कर लेना, क्योंकि यहां पर कंफ्यूज करता है कि भाई असत्य दे दे या फिर बोल दे कि सही नहीं है वाला पॉइंट दे दे। तो आपको यहां पर आंसर जो है पता होना चाहिए। ठीक है, तो डी आंसर आपका सही होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 पर्वत श्रृंखलाएं, सतपुड़ा और विंध्याचल। ठीक है, दोनों का विस्तार याद रखना, पश्चिम से पूर्व की तरफ ही है, ठीक है ना, जिसमें सतपुड़ा की लंबाई 1120 किलोमीटर, यह पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी से पूर्व में मैकाल पर्वत तक विस्तृत है। ठीक है, बीच में सतपुड़ा कहलाएगा, पश्चिम में इसको जो है किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिम में आप इसको जानते हैं राजपीपला के नाम से, और जो इसका जो है भैया पूर्वी जो भाग है उसको आप किस नाम से जानते हैं? मैकाल श्रेणी के नाम से जो है जानते हैं। क्लियर है? ये जो पॉइंट है आपका अलग करके इसको समझा दिया है मैप में। ठीक है, यहां से जो गुजरात से चालू होता है और यहां से जब इसको बुरहानपुर के दर्रे तक आप देखोगे तो यहाँ इसको राजपीपला श्रेणी के नाम से जानते हैं, ये सतपुड़ा, और यहां पर जो इसको चंद्राकार में बना हुआ है यहां पर इसको मैकाल श्रेणी के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है ना, और ये नर्मदा जो नदी है इसके कहां पर है? दक्षिण में स्थित है। बिल्कुल आपका डी ऑप्शन जो है सही होगा। इसको विस्तार से समझ लेते हैं, विस्तार से समझ लो, और भी बहुत सारे प्रश्न यहां से पूछ सकता है या आपसे मेंस में भी यहां पर प्रश्न कर सकता है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट इसको समझ लेते हैं कि सतपुड़ा मैकाल श्रेणी नर्मदा नदी के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम तक नर्मदा नदी के समानांतर फैला हुआ है। ठीक है ना, चाहे तो पूर्व से पश्चिम ले लो या पश्चिम से पूर्व ले लो, जैसा भी चाहो ले लो, लेकिन इसके दक्षिण और नर्मदा नदी के एकदम क्या है? समानांतर फैला हुआ है। इसके विस्तार क्षेत्र की बात करें तो आप जानते हैं इसकी चौड़ाई बहुत कम होगी, ठीक है ना, चौड़ाई कम होगी, लेकिन इसकी लंबाई जो होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, यानी कि अगर इसके हम विस्तार की बात करें तो आपका दक्षिण से जो उत्तर का जो उत्तरी अक्षांश का विस्तार है वो कम होगा। कैसे? 21 डिग्री 23 मिनट से चालू होता है, ठीक है ये, और उसके बाद अगर हम बात करें इसके देशांतर की बात करें तो देशांतर अधिक होगा, 74.5 डिग्री से लेके 81 डिग्री पूर्वी देशांतर तक क्या है इसका टोटल विस्तार है, याद रखना। ठीक है ना, और 21 डिग्री से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसका क्या है? विस्तार है। ठीक है, तो इसकी जो चौड़ाई होगी वो कहां पर होगी? यानी कि अगर हम टोटल की बात करें तो यहां अगर हम बात करें तो 21 डिग्री से चालू हुआ और ऊपर में 23 डिग्री तक गया, और अगर यहां से बात करें तो 74 डिग्री 30 मिनट से चालू हुआ, और यहां पर अगर हम बात करेंगे तो 81 डिग्री पर जाकर ये क्या हो जाता है? आपका समाप्त हो जाता है। याद रखना, ये इसका क्या होगा? आपका ज्योग्राफिकल विस्तार होगा। क्षेत्रफल की बात करें तो टोटल इसका जो क्षेत्रफल है भैया कितना है? 34,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, जो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना आता है? 11% आता है। ये भी प्रश्न कर सकता है और ये भी आपसे प्रश्न कर सकता है। जो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, पूरा पठारी जो क्षेत्र है,
उसकी कुल अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 34,000 वर्ग किलोमीटर है, और प्रतिशत में पूछे तो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कुल कितना है, ये 11% है। ठीक है, निर्माण की बात करते हैं तो भैया संपूर्ण श्रृंखला का जो है निर्माण दक्कन ट्रेप की जो चट्टान होती है उनके साथ साथ आर्कियन एवं धारवाड़ क्रम की चट्टानों से इसका क्या हुआ है, इसका निर्माण हुआ है, याद रखना। भाग की बात करें तो ये 3 भागों में विभाजित है, 3 भाग। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पर सबसे पहला है राजपीपला बोलते हैं, जो कि बुरहानपुर के दर्रे तक है शुरुआत से, फिर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के नाम से है जो मध्य का भाग है, और जो इसका भैया पूर्वी जो भाग है उसको मैकाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है, याद रखना। ठीक है ना, तो 3 भाग हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजपीपला की, जो कि आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो यह भाग गुजरात व पश्चिमी मध्य प्रदेश की सीमा से लेके कहां तक है, बुरहानपुर के दर्रे तक स्थित है। दर्रा मतलब जो गैप होता है बीच में, उस गैप तक स्थित है। जब कोई महाराष्ट्र जाते हैं ना तो यहीं से याद करना आना जाना होता है, यानी कि दक्षिण भारत के जितने भी लोग जब आना जाना करते हैं प्रदेश में, उत्तर भारत में, तो ये बुरहानपुर के दर्रे से ही आते हैं, इसलिए इसको दक्षिण का द्वार भी कहा जाता है ना। तो बुरहानपुर के दर्रे को क्या बोलते हैं, दक्षिण का द्वार भी कहते हैं। इसी गैप से आप आना जाना करते हैं, इसके अलावा फिर नहीं तो आपको पर्वत चढ़ के आना पड़ेगा। दूसरा सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है ना, दूसरी कौन सी आती है, जो मध्य की है श्रेणी, और सबसे बड़ी श्रेणी है कौन सी, सतपुड़ा श्रेणी। इसे महादेव श्रेणी भी कहा जाता है, जिसमें खंडवा के पूर्वी भाग से लेकर बैतूल, छिंदवाड़ा और महादेव पर्वत और धूपगढ़ की चोटी भी इसी में शामिल होती है। यानी कि आपको जो पचमढ़ी का जो क्षेत्र है वो भी इसी के अंदर शामिल होता है, आपकी सतपुड़ा श्रेणी। तीसरी आपकी आती है मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी की बात करें तो सतपुड़ा श्रेणी का जो पूर्वी भाग है, ठीक है, जो कि बालाघाट से लेकर अमरकंटक तक स्थित है, इसको क्या बोलते हैं, आपकी मैकाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं वो भी इसी का भाग है, किसकी, मैकाल श्रेणी का ही भाग है, याद रखना। चलिए इसमें जिलों की बात कर ले भाई, कौन कौन से जिले शामिल हैं, याद रखना। तो बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, ये सभी के सभी जिले इसी भाग के अंतर्गत आते हैं। यहाँ की मिट्टी की बात करो तो इस पठार के जो है पश्चिम में काली मिट्टी, पूर्व में लाल मिट्टी, ठीक है, लाल पीली मिट्टी एवं बलुई मिट्टी, तथा मध्य भाग में जो है काली और जलोढ़ मिट्टी जो है यहाँ पर पाई जाती है। आप सभी जानते हैं कि ये काली मिट्टी के क्षेत्र में आता है, और वहीं पश्चिमी जो हमारा मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र आता है, सॉरी पूर्वी जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र आता है वो आपकी लाल पीली मिट्टी का जो है क्षेत्र आता है। तो इसमें इस प्रकार आपकी जो है मिट्टियां पाई जाती हैं। ठीक है, फसल की बात करें तो काली मिट्टी में भैया कपास, आप जानते हैं खंडवा खरगोन वाला जो क्षेत्र है वहां पर आपको कपास देखने को मिलेगा। बीच में जो काली मिट्टी का क्षेत्र उसमें गेहूं, ज्वार, मिर्च आदि मिलेगी। लाल पीली मिट्टी में मोटे अनाज पाए जाते हैं, जिसको मिलेट के नाम से जानते हैं, जिसमें धान और जो मोटे अनाज होते हैं मक्का वगैरह वो यहाँ पर पाए जाते हैं। विशेषकर जो दुबराज प्रकार की जो धान होती है वो विशेषकर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब क्षेत्र में वर्षा की बात करें, चूंकि पश्चिम से पूर्व की ओर वर्षा में क्या होता है, थोड़ा परिवर्तन रहता है, इसलिए यहाँ पर वर्षा की बात करें तो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इस क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा क्या होती, बढ़ती है। यानी कि जो आपका पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है ना, पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा का डिफरेंस रहेगा, यहाँ पर आपकी कम वर्षा रहेगी पश्चिमी क्षेत्र में, और पूर्वी क्षेत्र में क्या होगी, ज्यादा रहेगी, अधिक रहेगी। तो कुल मिला के वार्षिक वर्षा की बात करें तो 55 सेंटीमीटर से लेके 140 सेंटीमीटर तक वार्षिक औसतन वर्षा यहाँ पर देखने को आपको मिल जाती है, एवरेजन वर्षा। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है। यहाँ पर नदियों की बात करें इस क्षेत्र में कौन कौन सी नदी है, तो भैया इसमें सबसे प्रमुख नदी तो आपकी ताप्ती नदी है, ठीक है ना, जिसका उद्गम स्थल ही इस पर्वत श्रेणी से हुआ है। इसके बाद आपकी आती है वैनगंगा जो दक्षिण की तरफ जाती है, शक्कर नदी, वर्धा नदी, तवा, ये सभी नदियां है ना। ताप्ती नदी की बात करें तो ये कहां पर आपकी पर्वत से निकलकर सीधे महाराष्ट्र में जाती है, और कहां पर बहती है, आपके पूर्व से लेकर पश्चिम की तरफ बहती है, नर्मदा नदी के समानांतर बोल सकते हो, जिसको ताप्ती या तापी नदी के नाम से जानते हैं। वैनगंगा आप जानते हैं बालाघाट क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि सीधी कहां पर भैया, यहां से लेकर दक्षिण दिशा में बहती हुई जो है कहां पर चली जाती है, आपके महाराष्ट्र में जाती है। शकर नदी की बात करें तो शकर नदी इस पर्वत श्रेणी की कहां पर है भैया, उत्तर की तरफ है, ठीक है, और ये किसकी है, आपकी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, वर्धा, तवा ये सब कहां पर चली जाती है, आपको उत्तर में बहती हुई, ठीक है ना, नर्मदा की सहायक बनती है, जो कि तवा सबसे बड़ी सहायक नदी है नर्मदा की। ये इसकी क्या है भैया, नदियां हैं, प्रमुख नदियां हैं। जलवायु की बात करें तो जाहिर सी बात है मानसूनी जलवायु है, इसलिए ग्रीष्म काल में 40 डिग्री से लेके 42.5 डिग्री तक तापमान होता है, और शीतकाल में 10 डिग्री से लेके 15 डिग्री तक औसतन तापमान यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। उद्योगों की बात करें तो बुरहानपुर में आपको पता है नेपा नगर है, जहां पर अखबारी कागज का कारखाना है। छिंदवाड़ा में एग्रो लिमिटेड है, बैतूल में HMT घड़ी का कारखाना है,
खंडवा में सूती वस्त्र उद्योग आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि कॉटन की यहाँ पर खेती होती है, ठीक है, गांजे की यहाँ पर खेती होती है। ये सभी प्रमुख प्रमुख उद्योग हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये प्रमुख बता रहा हूं, सभी नहीं बता रहा हूं मैं, प्रमुख उद्योग, क्योंकि मेंस में लिखने के काम आएगा आपके। खनिज की बात करें, मिनरल्स की बात करें तो संपन्न क्षेत्र है भैया खनिजों के मामले में, क्योंकि यहाँ पर आपको मैग्नीज मिलेगी जो कि बालाघाट में और छिंदवाड़ा में आपको देखने को मिल जाती है मैग्नीज। कोयला मिलेगा, जो बैतूल के जो पाथाखेड़ा तहसील है वहां पर कोयले की बहुत बड़ी खान है, ठीक है। बालाघाट में आपको जो है तांबे की जो है खान मिलेगी, मलाज खंड, जो कि सबसे बड़ी खदान है, ठीक है ना। तो ये सभी क्या है, यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 52 गजा का मंदिर भी है जो कि जैन मंदिर है, याद रखना, ठीक है। ये सभी स्थित है। यहाँ पर बॉक्साइट पाया जाता है जो शहडोल, मंडला और बालाघाट मिलेगा। लोहा मिलेगा, बालाघाट में थोड़ी सी मात्रा में यहाँ पर लोहा भी देखने को मिल जाता है। पर्यटक केंद्र की बात करें तो बड़वानी में आपको जो है 52 गजा मंदिर देखने को मिलेगा। बैतूल में आप जाओगे तो यहाँ पर मुक्तगिरी मिलेगा, ये भी क्या है, जैन मंदिर है, ठीक है। बालाजीपुरम मंदिर देखने को मिलेगा जो कि सनातन धर्म से संबंधित है, ठीक है। सतपुड़ा अभ्यारण्य यहाँ पर है जो कि होशंगाबाद में स्थित है। ये सभी यहाँ पर क्या है भैया, पर्यटन क्षेत्र है, टूरिस्ट पॉइंट है, यहाँ पर आप घूमने जा सकते हो। जनजाति की बात करें तो भील, भारिया, गोंड और कोरकू यहाँ पर प्रमुख जनजातियां हैं जो पाई जाती हैं, ठीक है ना। महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी यहीं पर है जो कि 1350 मीटर ऊंची है, वो यहीं पर स्थित है, याद रखना, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है यानी कि पचमढ़ी जो क्षेत्र है, जहां पर कितनी भैया 199 सेंटीमीटर तक औसतन वर्षा, कहीं कहीं पर 200 सेंटीमीटर भी देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। पर्वतों की रानी जिसको कहा जाता है या सतपुड़ा की रानी जिसको कहा जाता है, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा पचमढ़ी। क्लियर है। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। आपसे कुछ भी क्वेश्चन कर सकता है, ऑप्शन दे सकता है, आपको हर एक ऑप्शन का पता होगा तो आप राइट आंसर लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय रेखा जो होती है IST जो होता है, ठीक है, जो देशांतर है उसके निकट है, IST के निकट है, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है भारत की कितनी है, स्टैंडर्ड टाइमलाइन आप सभी जानते हो 82 डिग्री 30 मिनट इसको बोलते हैं, या फिर इसको 82.5 डिग्री भी बोला जाता है। ये जो देशांतर जो रेखा है वो भारत की क्या है, मानक समय रेखा है। क्या है, मानक समय रेखा, यानी कि भारत का एकदम मध्य बिंदु इसको बोला जाता है, ठीक है। ये कहां से, नैनी नामक स्थान से है, ठीक है। कहां पर है ये, यूपी में, उत्तर प्रदेश का जो नैनी नामक स्थान है वहीं से पूरे भारत का स्टैंडर्ड टाइम जो है काउंट किया जाता है। जो आप सबकी घड़ी में जो टाइम दिखता है वो टाइम काउंट कहां से किया जाता है, उत्तर प्रदेश के नैनी नामक स्थान से टाइम लिया जाता है, जो कि भारत की मध्य जो देशांतर रेखा है, देशांतर ये जो रेखा होती है उसके 82.5 पे स्थित है। तो अब यहां पर प्रश्न किया गया है कि भैया कौन सा शहर है मध्य प्रदेश का जो इसके सबसे निकट है, और कौन सा शहर निम्न में से पूछ रहा है, वो निम्न में से कौन सा। ऑप्शन देख के ही आपको उत्तर देना है, रीवा, सागर, उज्जैन या होशंगाबाद। अब एक बात आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का जो आपका जो पूर्वी छोर है वो कितना है भैया, 82 डिग्री और 48 मिनट, ठीक है। यानी कि इसके अंदर से ही लाइन गुजरती है, और ये आपके कौन से शहर में है, सिंगरौली जिले में। कहां पर है, सिंगरौली। यानी कि अगर सिंगरौली दिया होता तो फिर तो बात खत्म थी, राइट आंसर आपका सिंगरौली हो गया था। यह क्वेश्चन जो एमपीपीएससी में पूछा गया था कि जो भारत की मानक समय रेखा है मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है, तो सिंगरौली बिल्कुल दिमाग में बिठा लो कि भैया सिंगरौली जिले, केवल एक ही जिला है जिससे ये मानक समय रेखा गुजरती है, ठीक है। कौन सा है, सिंगरौली। लेकिन ऑप्शन में सिंगरौली नहीं है, तो अब आपको यहां दिमाग लगाना है कि सिंगरौली के एकदम नजदीक में कौन कौन से जिले हैं। तो सबसे नजदीक आपको रीवा शहरी दिखाई देता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, रीवा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको मैप के हिसाब से समझ लेते हैं कि मानक समय रेखा यहां से गुजरती है 82.5, बिल्कुल सिंगरौली को जरा सा टच करते हुए, ठीक है। ये है भैया आपकी 82 डिग्री, ठीक है ना, और 30 मिनट की जो रेखा है जिसको भारत की मानक समय रेखा बोलते हैं, उत्तर प्रदेश के नैनी नामक स्थान से समय लिया जाता है, ठीक है, यूपी से। कहां से, सिंगरौली। ऑप्शन में सिंगरौली नहीं है तो इसके सबसे नजदीक सीधी आ रहा है, ऑप्शन में वहां सीधी भी नहीं है, देखो सीधी सबसे नजदीक पड़ रहा है जिले के मामले में, तो ऑप्शन में तो सीधी भी नहीं है, तो फिर कौन सा ऑप्शन आ रहा है सबसे बेस्ट, रीवा। तो यानी कि सिंगरौली के बाद अगर कोई ऑप्शन सीधी दे तो राइट आंसर सीधी होगा, अगर सीधी नहीं है तो फिर रीवा होगा, और अगर सीधी और रीवा और सिंगरौली तीनों नहीं है तो आपका शहडोल होगा। इतने जिले आपको याद रखना है, ठीक है ना।
सिंगरौली, जहां से मानक समय रेखा गुजर गई। उसके बाद दूसरा जो जिला है जो सबसे नजदीक है वो आपका सीधी जिला है। अगर सीधी नहीं है तो रीवा जिला है। अगर मान लो सिंगरौली, सीधी, रीवा तीनों ही नहीं है तो फिर सबसे नजदीक आपका पड़ता है कौन सा भैया, शहडोल जिला पड़ रहा है, तो इसको भी याद रख लेना। ठीक है, बस इतने से आपसे क्वेश्चन करेगा, ज्यादातर क्वेश्चन इन 3 जिलों से ही बनाता है, तो ये 3 जिले आपको याद रखना है। सिंगरौली एकमात्र जिला जहां से 82.5 डिग्री रेखा गुजरती है, नजदीक में उसके आता है सीधी, फिर आता है रीवा। तो सिंगरौली, सीधी और रीवा 3 लाइन आपको याद रखना होगी, आपका जो उत्तर बन जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, ये सब डिटेल इसमें जो है आपकी दे रखी है, याद रखना। चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे भैया। 7वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सैकड़ों क्वेश्चन जो है, सैकड़ों बार ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कि मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है। ठीक है ना, 2,08,285 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, तो सबसे बढ़िया है कि आपको पता ही होगा कि 308,252 वर्ग किलोमीटर है। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर का क्या है, क्षेत्रफल है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखेंगे क्या रहेगा, ये आपका जो रहेगा। ठीक है ना, जो कि कुल मध्य प्रदेश के भारत के कुल क्षेत्रफल का कुल कितना है, 3.38% कुल क्षेत्रफल है पूरे भारत का। ठीक है, प्रतिशत में। और कौन से क्षेत्रफल की दृष्टि से सेकंड नंबर पर जो है आता है, फर्स्ट नंबर पे आपका कौन सा आता है, राजस्थान आता है प्रदेश। दूसरे नंबर पर आपका कौन सा आता है, मध्य प्रदेश आता है। ठीक है ना, जब अविभाजित मध्य प्रदेश था, यानी कि सन 2000 से पूर्व की बात अगर हम करें, तो नंबर 1 पोजीशन पे हमारा कौन सा था, मध्य प्रदेश था। राजस्थान से बड़ा था, कितना था, 44,3 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इतना क्षेत्रफल था अविभाजित मध्य प्रदेश का। लेकिन छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो अब हमारे पास ये वाला जो है डाटा बचा हुआ, नहीं कि इतना क्षेत्रफल बचा है। कहीं कहीं पर इसका जो है क्षेत्रफल इतना मिलेगा, 308,245 वर्ग किलोमीटर। कहीं कहीं किताबों में ये कंटेंट भी देखने को मिलेगा। तो अब सवाल उठता है कि भैया आपका सही उत्तर क्या होगा। तो याद रखना, सही उत्तर वही है जो ये है। ये क्यों मिलता है, तो जब छत्तीसगढ़ को अलग हुआ तो यहां पर एक घाटी पड़ती है अनूपपुर जिले के पास में, वो है किरार घाटी। क्या है, किरार घाटी क्षेत्र है। इस किरार घाटी क्षेत्र के कारण छत्तीसगढ़ का कहना है कि ये जो किरार घाटी क्षेत्र है ये छत्तीसगढ़ का भाग है। मध्य प्रदेश का कहना है ये हमारा भाग है। ठीक है, फाइनली डिसीजन ये हुआ कि जो किरार घाटी जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश को मिला। ठीक है ना, और छत्तीसगढ़ को नहीं मिला। इसीलिए छत्तीसगढ़ जो ये क्षेत्रफल बताता है ये गलत हो गया, और सही आपका क्षेत्रफल ये हो गया है। ये बेसिक डिफरेंस है, इसको जरूर याद रखना। कुछ किताबों में इसको दे रखा है, हालांकि राइट आंसर आपका 308,252 वर्ग किलोमीटर ही रहेगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 308,252 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, यह भी याद रखना। क्लियर है क्षेत्रफल में। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि मध्य भारत का पठार प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग में विस्तृत है। ठीक है, मध्य भारत का पठार प्रदेश के, मध्य प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है उसके कितने प्रतिशत भाग में स्थित है। 7.5%, 8.5%, 9.5% या 10.6%। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर आपको याद होगा तो उसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी होगा। ठीक है ना, कितना है, 10.6% क्षेत्र में है, 6 जीरो भी कहीं पर मिलेगा। ठीक है ना, इतने प्रतिशत क्षेत्र में है, यानी कि 10.5 से भी अधिक प्रतिशत क्षेत्र में आपका कौन सा है, मध्य भारत का पठार है, जिसको मध्य प्रदेश का मुकुट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश का मुकुट भी इसको जो है कहा जाता है। मध्य प्रदेश का मुकुट किसे बोलते हैं, तो मध्य भारत के पठार को ही मध्य प्रदेश का मुकुट बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, तो मध्य भारत का पठार मध्य उच्च प्रदेश का भाग है, जो कि 10.60% भाग पर विस्तृत है। इसका क्षेत्रफल 32,896 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 32,896 वर्ग किलोमीटर है, याद रखेंगे। ठीक है, समझ लेते हैं भाई इसको और अच्छे डिटेल में समझ लो, कभी कोई प्रश्न बने कि मध्य भारत का पठार, मैप पर आप देखोगे तो ये आपका है मध्य भारत का पठार। ठीक है ना, ये आपका जो बना हुआ है ये क्या है, आपका मध्य भारत का पठार है, जो कि कैसा है भैया, आपके मध्य प्रदेश में मुकुट के रूप में जो है आपको देखने को मिलता है। ये है आपका मध्य भारत का टोटल पठार। ठीक है ना,
समझ लेते हैं भैया। मध्य प्रदेश के ऊपर मुकुट की तरफ फैला हुआ है, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश की सीमाओं को स्पर्श करता हुआ यह पठार मानचित्र पर स्थित है। ठीक है, दो राज्यों को ये छू रहा है, यहां पर आपको पता है राजस्थान को छूता है, और ऊपर आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश की सीमा को ये छूता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है ना। मानचित्र पर देखोगे इस पठार तो 24 डिग्री से लेके 26 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, और पूर्वी देशांतर की बात करें तो 74 डिग्री 50 मिनट से लेके 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य ग्लोब पर ही आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस पठार का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 32,896 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल है, जो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना आता है 10.60, कहीं कहीं पर 10.70% भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, नजदीकी आंसर जो भी होगा वो आपको लगाना है, कहीं 60% है कहीं 70% है, लेकिन 10 दशमलव के बाद ही आता है कुल मिला के। ठीक है, इस पठार के दक्षिण में जो है मालवा का पठार स्थित है। मैप पे आप जानते हैं दक्षिण में जाओगे मालवा का पठार है, उत्तर में आप जाओगे अगर उत्तर पश्चिम की ओर जाओगे तो राजस्थान है। ठीक है, उत्तर की तरफ उत्तर पूर्व की तरफ जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको भैया उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा, और एकदम उत्तर में देखोगे तो यमुना का मैदान है, और पूर्व की तरफ देखोगे तो बुंदेलखंड के पठार से ये लगा हुआ है, बुंदेलखंड के पठार को छूता हुआ है। इस पठार का निर्माण की बात करें तो विंध्यन सैल समूह के अपर्दन और चंबल नदी के निक्षेपों से जो है इसका क्या हुआ निर्माण हुआ है। जो चंबल नदी जो है जो भी निक्षेप लेकर आती है आपके मालवा के पठार और राजस्थान से होते हुए, उन निक्षेपों के विस्तार से ही इस पठार का मुख्यतः क्या हुआ निर्माण हुआ है। और ये निक्षेप आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे कहां पर, आपके भिंड और मुरैना क्षेत्र में। ठीक है ना, भिंड मुरैना में यहां पर आपको निक्षेप देखने को मिल जाएंगे, इसके द्वारा बहा कर लाए गए। जिले की बात करें तो इस पठार के अंतर्गत भैया देखो कुछ पूरे रूप में आते हैं, जैसे भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, इसके अलावा नीमच, मंदसौर, अशोकनगर और गुना आंशिक रूप से इसमें शामिल है। ठीक है, पूर्ण रूप से कौन कौन से आते हैं, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, यानी कि आपका पूरा का पूरा जो चंबल जो क्षेत्र है, जो चंबल क्षेत्र है वो पूर्ण रूप से आता है। लेकिन इसके बाद अगर बात करें नीमच, मंदसौर, अशोकनगर, गुना, इनकी बात करें तो इनका कुछ भाग यहां आता है, कुछ भाग अलग हो जाता है। जैसे नीमच और मंदसौर का कुछ भाग आपके कहां पर आता है, मालवा में आता है, मालवा के पठार में। ठीक है, वहीं पर अगर गुना की बात करें तो गुना का जो भाग है ये 3 जिलों में आपको देखने को 3 भागों में मिलेगा। एक तो आपका कौन सा हो गया भैया, मध्य पठार जो है, ठीक है, दूसरा हो गया आपका मालवा, और तीसरा इसका कुछ भाग आपको बुंदेलखंड में भी देखने को मिलेगा। ठीक है ना, अशोकनगर की बात करें तो कुछ भाग बुंदेलखंड में आता है, कुछ भाग इसमें आ जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, ये आंशिक रूप से जुड़े हुए हैं, लेकिन चंबल वाले सारे के सारे जिले पूर्ण रूप से इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए जलवायु की बात करें, क्लाइमेट की बात करें तो भैया कर्क रेखा के निकट होने के कारण यहां पर क्या होता है, इस क्षेत्र में ग्रीष्म काल में अधिक गर्मी और शीतकाल में अधिक सर्दी का प्रभाव देखने को मिलता है, याद रखना। ठीक है, इस क्षेत्र में अगर बात करें तो भैया तीव्र ठंड का प्रभाव उत्तर से आने वाली हवाओं के कारण भी होता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि ग्वालियर जो क्षेत्र है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर वाला क्षेत्र, वहां पर आप देखोगे सर्दियों के समय पे एकदम बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है। उसका कारण क्या है, क्योंकि आप जानते हो सर्दियों के समय में जब जलवायु परिवर्तन होता है तो हवाओं की दिशा कैसी हो जाती है, अभी जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून है, यानी कि दक्षिण से, ठीक है ना, दक्षिण से कहां पर हवाएं जा रही हैं, पश्चिम की तरफ, पश्चिम उत्तर की तरफ जा रही हैं। फिर मानसून में जब बदलाव होगा, सूर्य दक्षिणायन होगा, तो हवाओं का जोर कहां पर आ जाएगा, उत्तर से लेके फिर कहां पर आएगा, हवाएं नीचे तरफ दक्षिण की तरफ चलेंगी। और जब हवाएं पलटती हैं तो जो उत्तर में क्या स्थित है आपका हिमालय, उत्तर में क्या है, हिमालय। अब हिमालय से टकरा के जब हवाएं नीचे आएंगी तो जाहिर सी बात है हिम से टकरा के आएंगी तो क्या होंगी, बहुत ज्यादा ठंडी होंगी। और बीच में उनको क्या पड़ गया भैया, उत्तर प्रदेश का पूरा मैदान है, बिहार साइड का मैदान है, कोई पर्वत श्रृंखला नहीं है जो इन हवाओं को रोके। तो हवाएं सीधी प्रवेश कहां पर करेंगी, हमारे मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कौन सा, विंध्याचल पर्वत है जो इनको रोकता है। विंध्याचल पर्वत क्या करेगा, रोकेगा। इसलिए विंध्याचल के अगर नीचे देखोगे दक्षिण में तो मानसून थोड़ा नॉर्मल रहेगा, क्योंकि यहां पर आप मालवा के पठार में देखोगे सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी नहीं पड़ेगी, गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी। लेकिन विंध्याचल के आप उत्तर में देखोगे तो सर्दियों में ठंड एकदम से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए यहां पर क्या होता है, सर्दियों में सर्दी बहुत तीव्र पड़ती है। ग्रीष्म काल में 40 डिग्री से 45.5 डिग्री तक तापमान मिलेगा। वहीं शीतकाल में आप देखोगे तो 8 डिग्री से 10 डिग्री तक तापमान आपको देखने को मिलेगा, तापमान एकदम घट जाता है, याद रखना। ठीक है, वर्षा की बात करें तो इस क्षेत्र में वार्षिक औसतन वर्षा क्या होती है, कम होती है। लगभग कितनी होती है,
75 सेंटीमीटर औसतन वर्षा होती है। आप सभी जानते हैं भिंड मुरैना के क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। और मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला ही कौन सा है? आपका भिंड है। वो भी कहां पर आता है? इसी पठार में आता है। मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? भिंड जिला है, जहां केवल और केवल 55 सेंटीमीटर औसतन वर्षा होती है। कितनी होती है? केवल 55 सेंटीमीटर औसतन वर्षा होती है। वो भी इसी पठार में आता है, याद रखना। ठीक है, अधिकतम वर्षा कहां पर होती है? तो पचमढ़ी है। आप सभी लोग जानते हैं सबसे अधिक वर्षा यही होती है पचमढ़ी में। ठीक है, कितनी? 200 सेंटीमीटर तक औसतन वर्षा। लेकिन पचमढ़ी जिला नहीं है, पचमढ़ी केवल क्या है? एक स्थान है। ठीक है, एक स्थान है, यहां पर माउंटेन है। लेकिन अगर जिले में बात करें, अगर ऑप्शन में पचमढ़ी नहीं दे रखा है तो फिर बालाघाट दे रखा होगा। ये याद रखना है ना कि सबसे अधिक पचमढ़ी में होती है। लेकिन अगर जिले में पूछे और पचमढ़ी ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो याद रखना फिर बालाघाट जिला है, जहां औसतन वर्षा पूरे साल भर का औसत निकालोगे तो सबसे अधिक वर्षा जो है लास्ट ईयर कहां पर हुई? आपके बालाघाट जिले में हुई है, याद रखना। सबसे कम भिंड फिक्स है आपका, भिंड में सबसे कम होती है। मिट्टी की बात करें तो भैया इस पठार के मैदानी भागों में चंबल तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई कौन सी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आप जानते हो जब मिट्टी हम पढ़ते हैं तो जलोढ़ मिट्टी का केवल और केवल क्षेत्र कौन सा आता है? भिंड मुरैना वाला क्षेत्र है। विशेषकर कौन सा? चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र है, वो भी इसी पठार में आता है, याद रखना। फसलों की बात करें तो जो काली मिट्टी का क्षेत्र है मंदसौर नीमच साइड के आसपास के इलाके में, गुना साइड में, वहां पर आपको गेहूं, ठीक है, कहीं पर गन्ना, सरसों, चना, मूंगफली, आलू, ये सभी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। सरसों की हांडी भी किसको कहा जाता है? चंबल क्षेत्र को कहा जाता है। जिले में पूछे तो मुरैना को कहा जाता है। आपको मुरैना जिले में सबसे अधिक सरसों पैदा होती है। यहाँ पर आपको सरसों का तेल भी बहुत ज्यादा खाने में आता है, तो इसलिए याद रखना सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन आपके मुरैना में होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, इसको सरसों की हांडी भी कहा जाता है। ठीक है, मुरैना जिला है जो सबसे अधिक सरसों पैदा की जाती है पूरे मध्य प्रदेश में। नदियों की बात करें भैया, नदी तो सबसे प्रमुख नदी तो आपकी हो गई चंबल नदी, सबसे इंपॉर्टेंट। अब चंबल की जो सहायक नदी जो क्षेत्र में बहती है, काली सिंध, पार्वती, कुंवारी, ये इसकी क्या है? प्रमुख नदियां हैं जो इस पठार में है। ठीक है, वनस्पति की बात करें तो इस क्षेत्र में भैया कटीली वनस्पति पाई जाती है, जैसे बबूल, करौंद, नागफनी, खैर आदि। क्यों? वर्षा कम होती है। ठीक है, वर्षा क्या है? कम, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कटीली वनस्पति पाई जाती है। विशेषकर आपके चंबल क्षेत्र में देखोगे तो छोटी झाड़ियां, जो कांटेदार झाड़ियां होती हैं, जो कम बारिश में या कम पानी में भी खुद को ग्रो कर लेती हैं, वो वनस्पतियां पर प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। खनिज की बात करें तो यहाँ कोई खास खनिज नहीं है, लेकिन फिर भी चीनी मिट्टी, चूना पत्थर, इमारती पत्थर जो होते हैं, इमारती पत्थर मतलब रंगीन संगमरमर जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। विशेषकर ग्वालियर के आसपास रंगीन संगमरमर की आपको खदानें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर भैया जो बेसिक चीजें होती है, जैसे रोड हो गया, बिजली हो गया, ठीक है ना, इन सब चीजों की थोड़ी कमी होने के कारण क्या है कि ज्यादा उद्योग यहाँ पर डेवलप नहीं हुए हैं। फिर भी कुछ क्षेत्र में विशेष उद्योग यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कुटीर उद्योग बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां तो स्टेबल नहीं कर पाई सरकार। ठीक है, क्योंकि उनके लिए रोड, बिजली, बेसिक चीजें देनी पड़ती हैं जो यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है, इसी कारण। लेकिन कुटीर उद्योग बहुत हैं, जैसे हैंडलूम के काम आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना, हैंडलूम के काम है, खिलौने बनाने की आपको जो है उद्योग मिल जाएंगे, चीनी मिट्टी का सामान बनाने के आपको यहाँ पर छोटे छोटे उद्योग देखने को मिल जाएंगे। ये यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ औद्योगिक क्षेत्र भी है, जैसे डबरा, ठीक है, किस जिले में आता है? ग्वालियर में आता है। और कैलारस जो कि मुरैना में आता है। यहाँ पर क्या आपको चीनी के कारखाने विशेष तौर पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, डबरा तहसील है ग्वालियर की और कैलारस मुरैना की। ये इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डबरा जो है औद्योगिक क्षेत्र किस जिले का भाग है, या डबरा औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस पठार में पाया जाता है, या कैलारस किस जिले का भाग है और किस पठार में पाया जाता है। ये सब औद्योगिक क्षेत्र हैं जो कि कहाँ के हैं? डबरा आपका हुआ ग्वालियर का और कैलारस आपका हुआ मुरैना का, याद रखना। इसके अलावा शिवपुरी व बानमोर में देखोगे तो आपको भैया जो शिवपुरी में और बानमोर जो क्षेत्र आता है मुरैना जिले में, वहां पर आपको खैर की लकड़ी से कत्था बनाने के कारखाने मिल जाएंगे। कत्था जो चूने के साथ खाते हैं ना, कत्था आप जानते हैं, पान वान में जो लगा के खाते हैं, वो कत्था किससे बनता है? खैर की लकड़ी से बनता है ना। जो खैर का पेड़ होता है उस लकड़ी से बनाया जाता है, उसके कारखाने आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। कहाँ? शिवपुरी में और मुरैना की बानमोर क्षेत्र में। बानमोर औद्योगिक क्षेत्र या तहसील भी इसमें मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम बात करें तो ग्वालियर में कृत्रिम रेशे से कपड़ा बनाने के कारखाने मिल जाएंगे। कृत्रिम रेशे से मतलब जो टेरिकॉट जो आप यूज करते हैं कपड़े में,
वो कपड़े बनाने के कारखाने यहाँ पर हैं। इसके अलावा बिस्किट जो आप खाते हैं, बिस्किट के कारखाने मिल जाएंगे। इसके अलावा भैया दिया सलाई के कारखाने मिल जाएंगे, जो माचिस काड़ी जो बनाते हैं उसके जो छोटे छोटे कारखाने वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थलों की बात करें तो भैया माधव राष्ट्रीय उद्यान है, माधव नेशनल पार्क है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सांख्य राजा सिंधिया की समाधि है शिवपुरी में। ठीक है, चंबल अभ्यारण्य मुरैना में, ये सब चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इसके अलावा घाटी गांव अभ्यारण्य जो ग्वालियर में है वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, इसी पठार में। प्रमुख जनजातियों की बात करें तो सबसे जो पिछड़ी जनजातियों में आती है शहरिया जनजाति, याद रखना वो इसी पठार में पाई जाती है। और मनोरंजन में रामलीला, ठीक है, जो राम जी के ऊपर कहानी पर है, और रासलीला जो कि कृष्ण भगवान के ऊपर स्थित है, ये आपको यहाँ पर जो है मंच पर होती हुई आपको दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, रामलीला रासलीला क्या होते हैं, मंच बनाकर यहाँ पर प्रोग्राम किए जाते हैं, जो कि यहाँ के प्रमुख मनोरंजन के साधन है, याद रखना। ठीक है, आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि मध्य भारत के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है। अभी के अभी जिला बताया है कि मध्य भारत के पठार में निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है, इंदौर, भिंड, ग्वालियर या शिवपुरी। तो ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा, राइट आंसर क्या होगा आपका इंदौर, क्योंकि इंदौर कहां पर आता है, आपके मालवा में आता है ना, मालवा के पठार का जिला है ये। तो मालवा के पठार में जो 18 जिले पाए जाते हैं, 15 + 3 जिले, उनमें भैया इंदौर सबसे प्रमुख है। बाकी भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, शिवपुर, ये सब कहां पर आप जाते हैं, मध्य भारत के पठार में शामिल किए जाते हैं। तो इंदौर इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कि निम्न में से कौन सा विभाग दक्कन ट्रेप का भाग है। कौन सा विभाग है जो दक्कन ट्रेप का भाग है, बुंदेलखंड का पठार, पूर्वी पठार, विंध्याचल श्रेणी का पठार, या फिर आपका जो है मालवा का पठार। तो फटाफट इसका आंसर आप लोगों को देना है कि भैया दक्कन ट्रेप में कौन सा पठार शामिल किया जाता है, या कौन सा पठार है जिसका निर्माण जो है दक्कन ट्रेप की चट्टानों से हुआ है। तो जब हमने मालवा का पठार पढ़ा था तब हमने ये बात बता दी थी कि मालवा के पठार का निर्माण दक्कन ट्रेप की जो बेसाल्ट चट्टाने हैं उनके अपरदन से हुआ था, दरारी ज्वालामुखी के पश्चात। ठीक है, जब ये क्या हुआ था, जब मध्य भारत की जो प्लेट एशियन प्लेट से टकराई थी। तो मालवा का पठार दक्कन के पठार का भाग है जिसकी उत्पत्ति क्रिटेशियस कल्प में हुई है, ये सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है भैया कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़, सिद्ध बाबा, गुरु शिखर या दोदा बेटा। ठीक है, यहां पर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बिल्कुल एक्साइटमेंट में नहीं आना है। एक्साइटमेंट में आके हम क्या करते हैं, कई बार बहुत गलत आंसर जो है लगा देते हैं, बस इस गलती से हमें क्या होगा, बचना होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की बात कर रहा है। अब यहां पर वो हो सकता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी रख दे, वो हो सकता है कोई पठार रख दे कि भैया इस पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, वो हो सकता है आपको जिला रख दे कि इस जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इन चीजों को पकड़ना है क्वेश्चन में, क्योंकि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी ही मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, इसलिए इसके आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका राइट आंसर होगा धूपगढ़, जो कि कितनी है आपकी 1350 मीटर ऊंची है। कितनी है, 1350 मीटर ऊंची है, जो कि मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। और ये सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में आती है। क्षेत्र की बात करें तो पचमढ़ी, महादेव पहाड़ियां, और जिले की बात करें तो आपको कौन सा, होशंगाबाद जिला आता है। दूसरा इन्होंने दे रखा सिद्ध बाबा की चोटी, तो ये जो है बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है ना, कहां की, बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि किस पर्वत रेंज में है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में आती है। कहां पर आती है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में आती है। किसकी, सिद्ध बाबा की चोटी बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 1172 मीटर ऊंची है। अच्छा, ये कहीं कहीं पर आपको मैं बताऊं 1722 मीटर दे रखा है, जो कि बिल्कुल गलत है। कई बार मैंने नेट पे और कुछ किताबों में देखा इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी, 1722 मीटर, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत होगा। एक्चुअल इसकी ऊंचाई कितनी है, 1172 मीटर ऊंचाई है। अगर सोचो इसकी 1722 मीटर हो जाए तो ये तो धूपगढ़ से भी ऊंची हो गई, फिर तो बात ही खत्म। तीसरा ऑप्शन है गुरु शिखर पर्वत, तो गुरु शिखर मध्य प्रदेश में है ही नहीं, ये कहां पर है, आपके राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में अगर हम बात करें तो गुरु शिखर पर्वत श्रृंखला जो है राजस्थान में स्थित है, जो कि कहां पर, माउंट आबू के पास में, आपको पता होगा। ठीक है ना, वहां की है सबसे ऊंची, और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ठीक है ना, कितनी है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि राजस्थान में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है ना, चलिए, तो आपका राइट आंसर ये हो गया है भैया। ठीक है,
महादेव श्रेणी में स्थित है, 1350 मीटर के साथ धूपगढ़ की चोटी। अगला है क्वेश्चन, सोनसर, सकोली व चिपली श्रेणियां किन चट्टान क्रम में पाई जाती हैं, किस चट्टानी क्रमों में पाई जाती हैं? आर्कियन, धारवाड़, कोडप्पा या विंध्यन? तो फटाफट बताना है, सोनसर, सकोली और चिपला जो है वो किन पहाड़ियों में पाई जाती हैं, किन चट्टानों का भाग है, इसका आपको आंसर देना है। सोनसर, ठीक है, सकोली और चिपली श्रेणियां किस चट्टानी क्रम से संबंध रखती हैं, इसका आंसर आपको देना है। ऑप्शन है आर्कियन, धारवाड़, कोडप्पा या विंध्यन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा भैया धारवाड़। ठीक है, ये सब धारवाड़, अभी थोड़ी देर हमने पहले पढ़ा था, सोनसर को पढ़ा था हमने, ठीक है, सकोली को भी सॉरी सकोली नहीं होके चिपली को भी हम पढ़ चुके हैं। ये आपके कहां पर, छिंदवाड़ा और बालाघाट में है, जो कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें होती हैं उनमें पाई जाती हैं। और ये क्यों फेमस है, क्यों बार बार इनसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यहाँ पर खनिज बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपके धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जो है पाई जाती है। ठीक है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टान प्रदेश के कौन कौन से, बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में विस्तृत है। यहाँ पर मिनरल्स भी अच्छे खासे हैं, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भैया भांडेर, कैमूर व पारसनाथ किस पर्वत श्रृंखला के उप विभाग हैं या किस पर्वत श्रृंखला के भाग हैं, पार्ट हैं? आपको बताना है भांडेर, कैमूर और पारसनाथ। ये आपसे हो सकता है सेपरेट सेपरेट पूछ ले, भांडेर पूछ ले, कैमूर या केवल पारसनाथ पूछ ले। वो क्वेश्चन जैसे कठिन करना चाहे वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी या अजंता श्रेणी के भाग हैं। ठीक है ना, तो इसका आपको आंसर देना है। आपको पता होगा भांडेर, कैमूर और जो पारसनाथ की पहाड़ियां हैं ये मध्य प्रदेश के कहां पर, बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। बुंदेलखंड क्षेत्र के और जब आगे आप जाओगे पूर्वी क्षेत्र में, वहां पर आपको जो है दिखाई देती है, जो कि किसके, विंध्याचल के भाग है। विंध्याचल पर्वत दो भागों में जब बढ़ जाएगा, ठीक है ना, दो भागों में बढ़ जाएगा, एक भाग कैमूर और एक भाग आपका जो है भांडेर के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ए होगा। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी आप देखोगे तो कहां, राजस्थान के भाग में मिलेगी। ठीक है, माउंट आबू भी यहीं पर है, आपकी जो है गुरु शिखर पर्वत श्रेणी भी यहीं पर है, जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है 1722 मीटर के साथ। तो इस प्रकार है, तो भांडेर, कैमूर और पारसनाथ की जो पहाड़ियां हैं वो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है, याद रखना। ठीक है ना, ये देखो, ये है आपकी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ये जो स्टार्ट होती है। ठीक है, यही श्रृंखला जब आगे जाती है और आगे जब रीवा पन्ना के पठार में पहुंचती है, तो एक भाग इसका क्या है, उत्तर की तरफ चला जाएगा, जो कि भांडेर श्रृंखला कहलाएगा। एक भाग आपका जो है सीधा सीधा दक्षिण की तरफ चला जाएगा, जिसको कैमूर पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। यही इसके क्या है, डिवाइडेशन, याद रखना। ठीक है, इसको एक बार पूरा समझ लो भैया। पूरा समझने में आपका लाभ क्या होगा कि पूरा समझने में, और अगर कोई प्रश्न बनता है आगे बनेंगे, मैं खुद आपसे बना के पूछूंगा, तो उत्तर आपको प्रॉपरली देना होगा, उत्तर आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की बात करें तो भैया ये बहुत प्राचीन श्रृंखला है, कुल मिला के हिमालय से भी प्राचीन श्रृंखला है। ठीक है, इसलिए इनको अवशिष्ट पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, अवशिष्ट पर्वत। क्यों, क्योंकि इनके निक्षेपण लगातार चल रहे हैं, इनका जो बन रहा था वो रुक गया मामला, जबकि हिमालय अभी भी लगातार बनता जा रहा है, इसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है, लेकिन ये बनने के बाद रुक चुके हैं और धीरे धीरे बारिश, हवा और कई कारणों से इनका क्या हो रहा है, अब घुलते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। ठीक है ना, तो इसलिए क्या इनको बोलते हैं, जो बचे कुछ जो भाग हैं वो पर्वत श्रृंखला इनको कहा जाता है। ठीक है, पुरानी प्राचीन श्रृंखला है। ठीक है, ये नर्मदा नदी के समानांतर उत्तर में पूर्व से पश्चिम की ओर कितनी है, याद रखना, 1086 किलोमीटर तक फैली है। कितनी है, 1086 किलोमीटर फैली हुई है। 1086 किलोमीटर है, याद रखना, मध्य प्रदेश से लेके, याद रखना, ये उत्तर प्रदेश होती है, बिहार तक जाती है, बिहार झारखंड तक पहुंचती है पर्वत श्रृंखला आपकी, कौन सी, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। जबकि सतपुड़ा कितनी थी, तो सतपुड़ा भी हम पढ़ चुके हैं, एक लंबाई चौड़ाई जरूर याद रखना है ना। इनकी ऊंचाई की बात करें तो औसतन जो एवरेज जब आप देखोगे तो औसतन ऊंचाई इनकी 757 से 610 किलोमीटर तक है, कहीं कहीं 914 किलोमीटर देखने को मिल जाती है ना। इसके पश्चिम में जाना पाव व मांडू की पहाड़ियां, ये भी प्रश्न आता है कि जाना पाव की जो पहाड़ियां हैं वो किस पठार में है, तो मालवा के पठार में है। किस जिले के आसपास, इंदौर के आसपास है। क्वेश्चन ये आता है कि किस श्रृंखला का भाग है, तो याद रखना मांडू की पहाड़ियां, जाना पाव की पहाड़ियां सब विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको वाचू पॉइंट, ठीक है, प्रमुख जो दार्शनिक स्थल है वहां पर आपको जाना पाव है, जहां पर लोग जाते हैं, परशुराम जी की जन्म स्थली है, मंदिर भी बना हुआ है और चंबल नदी का उद्गम स्थल भी है। इसके अलावा आपको यहाँ पर वाचू पॉइंट भी देखने को मिल जाएगा। यह पश्चिमी भाग है जिसके अंतर्गत मांडू, असरफी पहाड़ियां, वाचू पॉइंट, काकरावर्डी, ठीक है, सलकनपुर और भीमबेटका जैसी चीजें आती हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये मांडू की पहाड़ियां भी इसी का भाग है, अशरफी की पहाड़ियां भी विंध्याचल का भाग है, वाचू पॉइंट भी इसी में आता है, काकरावर्डी की पहाड़ियां पूछा गया है कहाँ, किसका भाग है, विंध्याचल का। सलकनपुर, सलकनपुर आपके कहां पर आता है, आपका
जो सीहोर जिला है उसके पास में स्थित है, सीहोर जिले में आता है। यहाँ पर भी इस पहाड़ी पर क्या है भैया, माता जी का बहुत फेमस जो है प्रसिद्ध मंदिर है। भीमबेटका जो रायसेन जिले में आता है वो भी इसी के भाग में है। इसके मध्य में जो है उदयगिरी की पहाड़ियां और पूर्व में जो है भांडेर एवं कैमूर की पहाड़ियां देखने को मिल जाएंगे। उदयगिरी की पहाड़ियां आप पता है आपको जो है विदिशा जिले में आती हैं, और भांडेर और कैमूर अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, रीवा पन्ना के पठार में स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार है पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश से होता हुआ बिहार तक फैला हुआ है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि झारखंड में भी इसको कहा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से बिहार तक में जो है इसका जो है विस्तार आपको देखने को मिल जाएगा। यह पर्वत श्रृंखला प्राचीन युग की परतदार चट्टानों से निर्मित है, जिसमें लाल बलुआ पत्थर बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगा, और इसी कारण इस क्षेत्र में जितने भी आपको जो महल या किले देखने को मिलेंगे तो लाल बलुआ पत्थर के किले आपको देखने को मिलते हैं। इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है, जैसा मैं भी बता रहा था आपको। यह पर्वत जो है माला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, ठीक है ना। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने के लिए दो चीजें प्रसिद्ध हैं पर्वतों में, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, और नदी में बात करें तो नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी के नीचे का भाग ही आपका दक्षिण भारत कहलाता है, याद रखना। विंध्याचल की सर्वोच्च चोटी जो है आपके बुंदेलखंड में स्थित है, कौन सी, सिद्ध बाबा की चोटी, जो कि कितनी है आपकी 1172 मीटर ऊंची है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की। यहीं पर कुछ लोग अमरकंटक की चोटी इसका भाग मानते हैं, जबकि अमरकंटक वाला जो पार्ट है वो सतपुड़ा का भाग है, लेकिन कुछ विद्वान इसको जो है अमरकंटक को भी विंध्याचल का भाग मान लेते हैं। और अमरकंटक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, 1066 मीटर ऊंची है। नॉलेज के लिए जरूर इसको याद रख लेना, कभी पूछ ले। भांडेर श्रेणी मैंने जैसा बताया रीवा पन्ना में जाकर दो भागों में बढ़ गया, तो भांडेर श्रेणी की बात करें तो विंध्याचल का मध्य पूर्वी विस्तार है, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर, दमोह और पन्ना जिले में स्थित है, याद रखना। भांडेर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखना सद्भावना शिखर, जिसको गुडविल पीक भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, गुडविल पीक। ये क्वेश्चन पूछा गया कि सद्भावना जो शिखर है, ठीक है ना, गुडविल पीक जो है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 752 मीटर ऊंचाई है। कितनी, 752 मीटर इसकी ऊंचाई है। सबसे ऊंची चोटी है किसकी, भांडेर श्रृंखला की। भांडेर श्रृंखला किसका भाग है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है, याद रखना, ठीक है। तो भांडेर श्रृंखला विंध्याचल का भाग है, ठीक है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, सिद्धभावना शिखर या गुडविल पीक, याद रखना, जो कि कहां पर है, संग्रामपुर दमोह में स्थित है, यानी कि आपके दमोह जिले के जो संग्रामपुर क्षेत्र है वहां पर स्थित है। इसे कलुमार या कालुम्बे शिखर भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कलुमार शिखर या कालुम्बे शिखर के नाम से भी जाना जाता है, किसको, सद्भावना शिखर को, याद रखना। दूसरा भाग इसका आता है कैमूर श्रेणी। याद रखना ये श्रेणी विंध्यन पर्वत का पूर्वी हिस्सा है, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की कटंगी से होकर कटनी, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली से होते हुए झारखंड तक फैला हुआ है, ठीक है। कहां तक है ये भैया आपका जो है कैमूर श्रेणी, झारखंड तक फैली है। ये भी विंध्याचल का भाग ही माना जाता है, याद रखना। यह पर्वत श्रेणी जो है सोन नदी घाटी के उत्तर किनारे पर, ठीक है, कड़ी दीवार के समान स्थित है, एकदम बिल्कुल खड़ी खाई के रूप में देखने को मिलती है, ठीक है। बांधवगढ़ की पहाड़ियां इसी भाग का कहलाती, इसी में आती हैं। इसके अंतर्गत त्रिकुटा पर्वत जो कि मैयर में स्थित है, गिद्धराज पर्वत जो सतना में स्थित है, ये सब आते हैं। ये भी पूछ सकता है त्रिकुटा पर्वत कहां पर है या गिद्धराज पर्वत कहां पर है, तो याद रखना ये किसका भाग है भैया, आपकी जो है कैमूर श्रेणी का भाग है, जो कि विंध्याचल का भाग है, ठीक है। त्रिकुटा पर्वत मैयर में है और गिद्धराज पर्वत सतना जिले में शामिल है। ये केन नदी का उद्गम स्थल है। वह कैमूर श्रेणी यमुना व सोन के मध्य में क्या है, जल विभाजक का काम करती है। किस किस के, याद रखना, यमुना और सोन के बीच में क्या करती है, विभाजक का काम करती है। कौन सी श्रेणी, कैमूर श्रेणी, जो कि विंध्याचल का भाग है, बिल्कुल याद रखना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी निकल के आता है। अगला आपका जो है प्रश्न भैया, अगला प्रश्न आता है कि राजपीपला, महादेव और मैकाल व राजमहल जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो किस श्रृंखला का उपभाग हैं, ठीक है। राजपीपला, महादेव, मैकाल और राजमहल पर्वत जो हैं वो किस पर्वत श्रृंखला के उपभाग हैं, विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली या अजंता। अभी आपने पढ़ा होगा कि जो आपका जो है राजपीपला का जो भाग है वो किसके हिसाब से आता है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग आता है। तो ये सारे के सारे जो उपभाग है किसके हैं, सतपुड़ा मैकाल जो श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है, उसके भाग हैं, याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा, सोन तथा दक्कन के पठार के बीच जल विभाजक का काम करती है, और राजपीपला, महादेव, मैकाल और राजमहल सब क्या है, सतपुड़ा के ही उपभाग हैं, याद रखेंगे। इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं क्योंकि और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यह श्रृंखला नर्मदा नदी के समानांतर है, कहां पर है, नर्मदा के जो है दक्षिण में स्थित है,
ठीक है ना, और पूर्व से पश्चिम की ओर है, और कुल इसकी लंबाई कितनी है 1120 किलोमीटर है। कितनी 1120। औसतन ऊंचाई 900 मीटर है। सबसे ऊंचा इसका कौन सा आता है आपका 1350 मीटर के साथ में आपका जो है धूपगढ़ की चोटी आती है। निर्माण की बात करें तो ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। इस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी आपको पता है धूपगढ़, जो कि पचमढ़ी में है, जो महादेव पर्वत श्रेणी में शामिल है। ठीक है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ये क्या है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। इसको उत्तर में नर्मदा की दरार घाटी और दक्षिण में ताप्ती की दरार घाटी स्थित है। ये नर्मदा और गोदावरी के बीच में क्या करती है, जल विभाजक का कार्य करती है। अमरकंटक को जो है सतपुड़ा और विंध्याचल का मिलन बिंदु कहा जाता है। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि जो अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, कुछ लोग इसको जो है सतपुड़ा का भाग मानते हैं और कुछ लोग इसको विंध्याचल का भाग मानते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिलन बिंदु, क्योंकि इसका आकार ये है, ये आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी और ये आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, तो इसको इसलिए क्या बोल देते हैं, जो है मिलन बिंदु बोल देते हैं। ये श्रेणी क्या है, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बैतूल, ठीक है, छिंदवाड़ा, पचमढ़ी, सिवनी, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, ये पूरे के पूरे इतने जो है क्षेत्रों में क्या है, विस्तृत है, याद रखना। इस पर्वत श्रेणी को 3 भागों में बांटा जाता है, राजपीपला, सतपुड़ा और मैकाल श्रेणी। राजपीपला की बात करें तो संकरी और भैया टेढ़ी मेढ़ी ढलान वाली श्रेणी है, जो कि कहां, गुजरात से लेके कहां पर, बुरहानपुर के दर्रे तक आती है। इसके अंतर्गत बड़वानी हिल्स, ठीक है, असीरगढ़ हिल्स, ठीक है, इसके अलावा ग्वालगढ़ हिल्स, ये सब शामिल किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करें तो चुलगिरी की चोटी है, ठीक है। तो राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, चुलगिरी, जो कि कितनी है, 1215 मीटर है। इस श्रेणी में स्थित असीरगढ़ को जो है दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है ना। दर्रे में पूछे तो याद रखना, दर्रे में बुरहानपुर का दर्रा, और अगर किले में पूछे तो जो असीरगढ़ का जो किला है उसको दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है, याद रखना। सतपुड़ा श्रेणी की बात करें तो भैया मध्य सतपुड़ा के जो है नाम से पहचाने वाले ये भाग जो है राजपीपला श्रेणी के पूर्व से, ठीक है, यानी कि बुरहानपुर का जो दर्रा है वहां से लेके स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है, आपके मैकाल श्रेणी के पश्चिम तक में जाती है। इसी श्रेणी के उत्तरी भाग में महादेव की पहाड़ियां हैं, ठीक है, यहीं पर ताप्ती नदी के जहां से उद्गम हुआ है, जो कि नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका विस्तार महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में खंडवा से सिवनी तक फैला हुआ है। इसके अंतर्गत धूपगढ़, पचमढ़ी, चौरागढ़, नंदीगढ़, कालीमीत, जिसको बोलते हैं कालीभीत की पहाड़ियां, जो कि बैतूल जिले में है, ठीक है सॉरी, कालीमीत है बैतूल में, कालीभीत की जो पहाड़ियां आती हैं वो आपके होशंगाबाद जिले में आती हैं, ठीक है। सभी पर्वत चोटियां हैं। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है और ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी सभी लोग जानते हैं। मैकाल श्रेणी, तो ये भैया सतपुड़ा का सबसे अगर पूर्वी भाग है, जो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। इसका जो है स्वरूप कैसा है, अंदर जो है अर्धचंद्राकार है, ऐसा ठीक है, जो कि मैकाल श्रेणी कैसी इस प्रकार से बनी हुई, याद रखना। इसका विस्तार एमपी और छत्तीसगढ़ में है। इसी भाग में अमरकंटक की पहाड़ियां स्थित हैं, जहां से नर्मदा, सोन और जोहिला नदियों का उद्गम स्थल, ये 3 नदियां आपसे पूछी जाती हैं, नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी का उद्गम स्थल वहां पर है, अमरकंटक की पहाड़ी। और इसका विस्तार मध्य प्रदेश की सिवनी से लेकर छत्तीसगढ़ तक में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत अमरकंटक, किरार घाटी और इसके अलावा अचानक मार भी आते हैं ना, ये भी पूछा जाता है अचानक मार की घाटियां कहां पर स्थित हैं, तो वो भी इसी का भाग है। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी भैया, अमरकंटक की चोटी है, जो है अनूपपुर जिले के अंतर्गत आती है। अभी मैंने इसके बारे में भी डिस्कस कर चुका हूं। अगला आपका क्वेश्चन है कि प्रदेश का उप विभाग पूर्वी पठार के अंतर्गत किस पठार को शामिल किया जाता है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का जो उप विभाग है उसमें पूर्वी जो पठार है उसके अंतर्गत कौन से पठार को या फिर किस पठार को पूर्वी पठार के नाम से जाना जाता है, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार या रीवा पन्ना का पठार, इसमें से किस पठार को पूर्वी पठार के नाम से जाना जाता है, कुल मिला के ये पूछना चाह रहा है। बुंदेलखंड, मालवा, ठीक है, बघेलखंड या रीवा पन्ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी होगा, बघेलखंड के पठार को ही पूर्वी पठार के नाम से जाना जाता है। आप सभी जानते हैं कि पूर्वी पठार के अंतर्गत बघेलखंड के पठार को शामिल किया जाता है। ये आपका जो है पूर्वी पठार, इसको बघेलखंड का पठार बोलते हैं और ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार है। और दूसरी विशेषता, कर्क रेखा इसको 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है, तो और सबसे पूर्वी भाग है। तो आज का सेशन दोस्तों यहीं पर हम समाप्त करेंगे। कल आप लोगों से फिर मिलेंगे लाइव। सबको बने रहना है, लेक्चर को लाइक जरूर करना है, शेयर करना है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।